हेलो दोस्तों, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, इस वीडियो हम बात करेंगे IOCL अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम के बारे में। और ये पार्ट नंबर आपको दिख रहा है 14 है। ठीक है। टेक्निकल की बात करेंगे, यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल की। तो यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है साथ साथ में। ठीक है। शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और यहाँ पे आप कैसे भी सर्च कर सकते हो MRK मैकेनिकल या फिर MRK स्टडी डाल के आपको वीडियो मिल जाएगी। तो भाई सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको क्या करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको 10 के सब्सक्राइबर करवाने हैं। उसके बाद फिर आगे प्रोसेसिंग चलेगी क्या है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF ही प्रोवाइड कराता रहता हूँ मैं। ठीक है। और सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोगों को जुड़ना है। ठीक है। शेयर कर देना एक बार प्लीज़ सभी लोग, और लाइक भी कर देना। और चलो आंसर बताओ इसका, सभी लोगों को आंसर बताना है, क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, द हाइट ऑफ विच इज लिक्विड विल राइज इन इन एन ओपन कैपिलरी ट्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए जो हाइट होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बताइए। टेम्परेचर ऑफ लिमिट के, लिक्विड के, या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एयर प्रेशर, या फिर सरफेस टेंशन। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कैसे भाई, देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैपिलरी इक्वेशन का जो हाइट वाला फॉर्मूला होता है सबको पता होगा। H बराबर क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस अल्फा अपॉन रो जी डी। ठीक है। तो H किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो H है वो प्रोपोर्शनल किसके होगी, सिग्मा के। ठीक है। एक तो ये हो गया। H इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, डी के। ठीक है। डी के हो गया। और H इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रो के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डायमीटर के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रो के। ठीक है। और डायरेक्ट सरफेस टेंशन के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। चलो आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सभी को आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए। हाउ इज द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड वेरीज व्हेन द टेम्परेचर इज राइज्ड। मतलब कह रहा है कि तापमान बढ़ता है तो द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डू नॉट चेंज, और ये उतार चढ़ाव फ्लक्चुएट। बताइए तापमान बढ़ाने पर किस केस में बात कर रहा है, द्रव की केस में। ठीक है। गैस के केस में बात नहीं कर रहा है। तो द्रव के केस में क्या होता है बताइए। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये हनी है एक, ये वाटर है। ठीक है। किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हनी की विस्कोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी, ये कम होगी। वाटर की डेंसिटी होगी वो कम, हनी की जो ज़्यादा गाढ़ा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो लिक्विड के केस में होता है डेंसिटी क्या होती है, घटती है। ठीक है। घटने का मतलब वो ज़्यादा मतलब पतला होता जाएगा। तो क्या होगा भाई, लिक्विड के केस में क्या हो रहा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ राइज। ठीक है। तो फ्लूइड के केस में होगा डिक्रीज। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने सही आंसर बताया। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको बता दूं। विस्कोसिटी टाउ इजकल टू म्यू डी यू अपॉन डी बाई, ये इक्वेशन बनता है, सबको पता होगा। ठीक है। अब मैं दो केस लेता हूँ यहाँ पे। एक केस क्या लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं लिक्विड के केस में। ठीक है। लिक्विड के केस में, और यहाँ पे गैस के केस में बात करूँगा मैं। ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, T फॉर टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर जब मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो लिक्विड के केस में होता है विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। और गैस के केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। अब जैसे पानी को, जैसे वाटर है आपके पास, ठीक है, वाटर है, वाटर है, इसको तुम क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। ठीक है, गर्म कर रहे हो।
तो क्या होगा, इसको टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, इस जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा, इसके मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, पतला हो जाएगा। ये वाटर कैसा होगा, थिन, पतला हो जाएगा। तो इसकी विस्कोसिटी कैसी हो जाएगी भाई, घट जाएगी। विस्कोसिटी कैसी होगी, घट जाएगी, ठीक है। और गैस के केस में बात करें हम, गैस के केस में तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर जैसे इसको बढ़ाओगे आप तो इसके मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे गैस के। तो गैस क्या होती है, चिपक जाती है आपस में, ठीक है, चिपक जाती है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसकी डेंसिटी होती है वो सॉरी डेंसिटी नहीं, विस्कोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। विस्कोसिटी बढ़ जाएगी मतलब ये चिपचिपी हो जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी एक तरीके की, ठीक है। क्लियर होगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ फ्लूइड कैन बी मेजर्ड बाई ए। फ्लूइड में क्वेश्चन लिए हैं मैंने कुछ। द प्रेशर ऑफ फ्लूइड कैन बी मेजर्ड बाई ए। तो फ्लूइड का जो प्रेशर है, तरल पदार्थ का दबाव, इसके द्वारा मापा जा सकता है। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। 20 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। और आपको मोस्ट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर वीडियो देखनी है। प्रीवियस जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में कुछ वीडियो मिलेगी। वो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और आप आंसर दे रहे हो बस, ठीक है। टेस्ट हो रहा है एक तरीके का आपका। बताइए तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बैरोमीटर होता है, मैनोमीटर होता है, बॉर्डन प्रेशर गेज होता है, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मतलब प्रेशर जो मापने की जो मेजरमेंट है वो बैरोमीटर से भी मापते हैं, मैनोमीटर से भी मापते हैं, बॉर्डन ट्यूब से भी मापते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग है, हाई जैसे बॉर्डन ट्यूब है तो हाई प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए होता है, बैरोमीटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मेजरमेंट करने के लिए होता है, मैनोमीटर है, ठीक है। तो ये प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कर देना ज़रूर, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मुझे बताने की वहाँ पे मैं बता दूंगा, तो ज़रूरत नहीं है वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए, इसीलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। बताइए द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ए लिक्विड ड्यू इट्स डेप्थ विद वेरी विद डेप्थ। मतलब कह रहा है कि तरल में दबाव की तीव्रता जो इकाई जिसकी इसकी गहराई से होती है, गहराई के अनुसार किस तरह से बदलेगी। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बोथ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नन ऑफ दिस। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए मैं आपको क्लियर बात बता दूं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप मतलब लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, डेप्थ में जाते जाओगे, वैसे ही क्या होता जाएगा, जो हाई डेंसिटी होगी इसकी, कह रहा है देखो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जैसे बढ़ाते जाओगे, ठीक है, प्रेशर जैसे बढ़ा, पी बराबर रो जी एच होता है ना, रो जी एच, ठीक है। तो पी प्रोपोर्शनल के एच के होती है। अब जैसे ही प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे नीचे की साइड में तो एच क्या होगी, ठीक है, नहीं एच हाइट है ना, जैसे तुम बढ़ाते जाओगे अंदर की साइड में तो प्रेशर होता है वो भी बढ़ता जाएगा एक तरीके का, ठीक है। देखो समझो इस चीज़ को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुकना। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो पेज पे आपके पास क्या है, कोई भी बीकर है, ठीक है, कोई बर्तन है, पानी भरा है इसमें भाई, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर जा रहे हो, इसके अंदर मतलब हाइट है, आप हाइट बढ़ा रहे हो अंदर की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे तली पे जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे वैसे ही क्या होता जाएगा, पी है ना प्रेशर, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पी क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, रो जी एच आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रो जी एच। तो पी प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एच के, ठीक है, और पी प्रोपोर्शनल हो गया डेंसिटी के। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पी बराबर रो जी एच होता है ना, द्रव जो बॉटम पे जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है पी बराबर रो जी एच, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा। मेटासेंट्रिक हाइट
इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन, मेटासेंट्रिक जो हाइट होती है वो क्या किसकी डिस्टेंस होती है बताइए, किन किन के बीच में होती है। सी जी ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ प्रेशर, सी जी ऑफ बॉडी एंड देन द मेटा सेंटर, सी जी ऑफ बॉडी सेंटर ऑफ बायोन्सी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग, मैकेनिकल वाले सभी लोग बताइए। आप सभी दोस्त मतलब मेरी हेल्प कर दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, आप सभी लोग हेल्प नहीं करते हो बिल्कुल भी। मतलब थोड़ी हेल्प तो कर सकते हो ना। मैं आपके लिए मतलब टाइम निकालता हूँ, 1 GB नेट खर्च होता है मेरा, 1 घंटा मैं अपना खुद का मतलब स्पेंड करता हूँ आपके लिए। तो आप थोड़ा सा सोचा करो, आप 2 मिनट भी मेरी हेल्प कर दो ना, 2 मिनट भी, तो आपके लिए मैं बहुत कुछ कर दूँगा, ठीक है, रियली बता रहा हूँ मैं। लेकिन आप 2 मिनट भी हेल्प नहीं करते हो, मतलब वीडियो के बाद अब 2 मिनट भी शेयर कर दो ना, किसी फेसबुक पे शेयर कर दो या कहीं भी, तो मतलब किसी की हेल्प तो हो जाएगी। अब मैं जब मुझे कुछ नहीं मिलेगा ना तो मैं फिर कैसे करूँगा बताइए, समझा करो। देखो, तो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो, बी आंसर इसका हो जाएगा सी जी ऑफ बॉडी एंड मेटासेंटर। मतलब किसी भी कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट होता है जिस पे संपूर्ण भार कार्य करता है, तो वो तो हो गया सी जी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जे हो गया। और मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो, यहीं पे बता दे रहा हूँ। मेटा सेंटर जैसे मान लो कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है कोई, इसका ये सेंटर है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहा हूँ, ऐसे टिल्ट कर दिया मैंने, मतलब घुमा दिया थोड़ा सा, तो लाइन ऑफ एक्शन तो ये एक बन गई है कि ये वाली है, और एक एक लाइन ऑफ एक्शन, नई लाइन ऑफ एक्शन ये बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके। तो पॉइंट जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है, मान लो इस जगह पे पॉइंट कट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मेटा सेंटर, मेटा सेंटर, ठीक है। तो मेटा सेंटर जो होता है वो डिस्टेंस होती है सी जी, और मेटा सेंटर के बीच की दूरी होती है मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटा सेंटर बताता क्या है, मेटा सेंटर आपको भाई ये बताता है कि आपका जो शिप है वो फ्लोटिंग कंडीशन में कितना फ्लोट कर रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग की कंडीशन बताता है ये एक तरीके की, ठीक है। तो अब इसकी हाइट अलग अलग रखी जाती है, वो आपको मैं बता दूं यहाँ पे हाइट क्या क्या रखी जाती है, मैं आपको देखो, एक मिनट रुकना। देखिए, मेटा सेंटर की जो हाइट रखी जाती है, जो समुद्र वाले जहाज होते हैं, ठीक है, कमर्शियल जो शिप होते हैं, मैं इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, कमर्शियल शिप होते हैं जो साधारण जहाज होते हैं, उनकी जो रखी जाती है 0.3 से लेके 1.5 मीटर तक, ठीक है, मेटासेंट्रिक। और व्यापार करने वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, व्यापारिक, उनकी जो हाइट होती है वो 0.3 से लेके 1 मीटर तक होती है। और युद्ध वाले होते हैं वारशिप होते हैं, ठीक है, इनकी होती है 1.02 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाइट पूछी जाती है, ठीक है, याद रखना है इनको। और इनको एक बार नोट्स में लिख लिया करो, और फिर सीधे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, धीरे धीरे करके नोट्स बना लिया करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, ये वाला चल रहा था। तो क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। कह रहा है द म्युनिसिपल टैप वाटर इज गुड एग्जाम्पल ऑफ, नल की टोंटी से नगर निगम का पानी निकाला किस प्रवाह उदाहरण है, बताइए। नल की टोंटी से जो निकलेगा वो कौन सा होगा, टर्बुलेंट होगा या फिर रोटेशनल फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या लैमिनार होगा, बताइए भाई। देखो, लैमिनार फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो जहाँ पे मतलब जो वाटर की जो लेयर हैं, ठीक है, फ्लूइड के पार्टिकल है, एक दूसरे से क्रॉस नहीं करते हैं, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, तो हो गया वो लैमिनार फ्लो, ठीक है। फ्लूइड के पार्टिकल इस तरीके से अगर टेढ़े मेढ़े हैं, भंवर बन जाता है, ठीक है, फ्लूइड के पार्टिकल क्रॉस करते हैं ईच अदर, तो उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ये टर्बुलेंट फ्लो, ये लैमिनार फ्लो। और पानी जैसे मान लो कोई भी टंकी है, ये नल है आपका, ठीक है, यहाँ से अगर पानी आ रहा है तो जो पानी आएगा वो क्या कैसा बनेगा, वो भाई टर्बुलेंट फ्लो में जाएगा, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में जाएगा, याद रखना। चलिए, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
7। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 7 देखते हैं। बताइए 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप थर्मोडाइनमिक्स में करा रहा हूँ, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए। डेंसिटी होगा, वॉल्यूम होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है तुम्हारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है इंटेंसिव, यहाँ पे इसका आंसर मैं करेक्ट बात बता दूं, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एक तो होगी तुम्हारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी होगी, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, और एक होती है इंटेंसिव, ठीक है, एक होती है इंटेंसिव, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन, जो इंटेंसिव होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं जो इंडिपेंडेंट और मास होती है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। एक्सटेंसिव जो होती हैं वो मास पे डिपेंड करेंगी। तो मास पे डिपेंड करने वाली कौन कौन सी होंगी भाई, पहला तो मास ही हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे एंट्रोपी हो जाएगा, एंट्रोपी हो गया, ठीक है, एंट्रोपी हो गया, और वॉल्यूम हो जाएगा। ये हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, देखो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और आपके पास डेंसिटी है, फिर डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, ठीक है, बॉइलिंग बॉइलिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आप कॉपी में लिख लो एक बार में, जिससे क्या है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मतलब छूटे ना कुल मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होगा। इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n बराबर 1 द प्रोसेस विल बी। जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी की पावर n इजकल टू 1 में, पीवी की पावर n इजकल टू सी में n की वैल्यू अगर 1 रख देंगे यहाँ पे, तो कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, इस तरीके से वो पूछ रहा है। एन आइडियाबेटिक प्रोसेस, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एन रिवर्सिबल प्रोसेस। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। सी आंसर इसका हो जाएगा आइसोथर्मल, n बराबर 1 रखोगे आप। तो यहाँ पे और भी हम वैल्यू देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सारी प्रोसेस बता देता हूँ, एक बार हम देख लेते हैं। पीवी, ठीक है, पीवी की पावर n इजकल टू सी, ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। इसमें n की वैल्यू अलग अलग होती है। जब मैं n की वैल्यू अगर 1 रखूँगा, ठीक है, n की वैल्यू 1 रखूँगा, तब पीवी की पावर n इजकल टू सी में जब n बराबर 1 की वैल्यू होती है तो पीवी इजकल टू सी होता है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, क्या, आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। n बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, आइसोबैरिक होगा, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर, ठीक है। और n इजकल टू यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक बोलेंगे इसको। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, ठीक है। और n इजकल टू अगर हम यहाँ पे गामा रख देंगे तो पीवी की पावर गामा इजकल टू सी हो जाएगा, तो आइडियाबैटिक हो जाएगा, ठीक है, आइडियाबैटिक। तो ये प्रोसेस सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि n बराबर 0 रख देंगे तो n बराबर इनफाइनाइट रख देंगे तो क्या बनेगा। तो मैंने सारे कुछ बता दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following state that the volume of a gas is inversely proportional to the pressure of gas। इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए, बॉयल्स लॉ होता है, गेल्सवर्क लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, एवोगाड्रोस लॉ होता है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए बताइए बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ में होता है v होता है 1/,
पी हो जाता है, ठीक है, पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे आगे। देखो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, BO/LES बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ में होगा V इजकल टू 1/P हो जाएगा, 1/P, या फिर पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा। अब यहाँ पे जब V प्रोपोर्शनल यहाँ पे T जब होता है या फिर V/T आ जाता है इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो ये बनता है क्या, चार्ल्स लॉ बन जाता है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ हो गया। और यहाँ पे जब P प्रोपोर्शनल यहाँ पे T होता है, ठीक है, P प्रोपोर्शनल T होता है या फिर P/T हो जाता है, तो क्या बनेगा, कांस्टेंट हो जाता है, तो बनेगा यहाँ पे गेलुसाक लॉ, गेलुसाक लॉ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बन जाएंगी, ठीक है, करेक्ट है ना। कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइए भाई। सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट eventually returns the working substance to its original state is known as, बताइए। प्रक्रमों में वह अनुक्रम जिसमें कोई निकाय या पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है कहलाता है, क्या कहलाएगा भाई, थर्मोडायनेमिक साइकिल कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक पाथ कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक इवेंट या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, बताइए। अपनी मूल अवस्था में आ जाना चाहिए कुल मिला के, ठीक है, अपनी फर्स्ट स्टेज पे आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक साइकिल। देखिए भाई, तो ये आंसर इसका हो जाएगा थर्मोडायनेमिक साइकिल। यहाँ पे क्या कहा उसने, कोई भी जैसे आपको प्रोसेस है, ठीक है, पीवी प्रोसेस है, यहाँ पे क्या है, कोई प्रोसेस चालू हुआ है, ठीक है, जैसे एक चालू हुआ है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 4 के बाद फिर से अगेन 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, तो अपनी 4 के बाद एक पॉइंट पे आ रहा है वो बार बार घूम घूम के, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है, थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक होता है रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल होता है, ये क्या होता है भाई, रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है, अपनी मूल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है, अभी मैं जस्ट आपको बता दें एग्जांपल, 1 2 3 4, फिर उसके बाद अगेन फिर 1, और इसमें क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, नो फ्रिक्शन, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, तो इसको रिवर्सिबल साइकिल बोलेंगे। और इरिवर्सिबल साइकिल क्या होता है, IREVERSIBLE, ठीक है, इरिवर्सिबल साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, कोई भी ऐसा साइकिल जिसमें फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इरिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। जैसे आप किसी भी साइकिल, किसी में 100% अगर किसी में इनपुट दे रहे हो और उसमें क्या है आपको 50% ही मिले कुल मिला के, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक, इरिवर्सिबल साइकिल बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, बताइए आंसर, इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीट एंड वर्क आर, हीट और वर्क होते हैं, क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, पॉइंट फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, बताइए। बताइए भाई, सभी लोगों को करेक्ट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का, बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताओ बताओ, सभी लोग बताया करो, क्वेश्चन आंसर दो ना सभी लोग। देखो इसका आंसर हो जाएगा, हीट एंड वर्क होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर ऐसे लिखा होता है, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर आर पाथ फंक्शन, ठीक है, पाथ फंक्शन होते हैं, तो याद रखना हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन होते हैं, सीधे पूछ लिया जाता है। और पॉइंट फंक्शन कौन से होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं, वो होती हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक है। और प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये इसका आंसर बताइए क्या होगा। इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, उसमें क्या होता है, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट होती है, नो वर्क ट्रांसफर टेक प्लेस, नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। एंथैल्पी क्या होती है, H बराबर U प्लस पी वी, ठीक है, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है। और डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, ये होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक क्या होता है, जैसे आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है और इसमें कोई भी हीट ना तो जा रही है, ठीक है, ना तो जा रही है और ना कोई हीट यहाँ से निकल रही है, तो इसको बोलेंगे हम आइडियाबैटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है, नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए। द रीडिंग, सभी लोगों को सॉल्यूशन करना है इसका। द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस में आपको देख रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, बताइए भाई। 114 होगा, 104 होगा, 110 होगा, इसको देखो 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो C/5 इजकल टू एफ माइनस 32/9, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है, और इजकल टू K माइनस 273/5। तो यहाँ पे सेल्सियस में देखा फ़ारेनहाइट, तो ये वाला इक्वेशन लग जाएगा, ठीक है। C मतलब देखा 40, तो 40/5 हो गया, इजकल टू एफ माइनस 32/9, ठीक है। 5 से काट दो, 5 40 हो गया और 8 में 72, तो 72 ये आ गया और प्लस का 32 बराबर एफ। तो 32 और ये कितना होगा 4 और 7 3 10, 104 हो गया। तो फ़ारेनहाइट में जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा कितना 104, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 104। चलिए देखते हैं 104 इसका आंसर हो जाएगा 13 का 104, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। C/5 एफ माइनस 32/9 K माइनस 273/5, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। गैस में होता है 2 स्पेसिफिक हीट, 3 स्पेसिफिक हीट, 1 स्पेसिफिक हीट, नन ऑफ दिस, बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का, गैस में जो होती हैं वो कितनी स्पेसिफिक हीट होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 2 स्पेसिफिक हीट, ठीक है। एक तो होती है CP, सबको पता है, एक होती है CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कौन सी ज़्यादा होती है, CP इज ग्रेटर देन CV, ठीक है। तो CP होता है वो ज़्यादा होती है और CV कम होता है, ठीक है, याद रखना ये तो इम्पोर्टेंट है। बाकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिस्टन रिंग यूजली मेड ऑफ, पिस्टन रिंग जब बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कार्बन स्टील, ठीक है। पिस्टन रिंग क्या होती है, जैसे ये पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, ये पिस्टन लगी होती है, तो इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से एक कवर्ड होती है, ये एक तरीके की पिस्टन रिंग लगी होगी, ये पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर में। तो पिस्टन रिंग जो बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं भाई, कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन या फिर फास्फोरस ब्रॉन्ज, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कास्ट आयरन, ठीक है। और सिलेंडर ब्लॉक भी बना होता है, सिलेंडर ब्लॉक वो भी कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, याद रखना इसको। और बाकी और भी मटेरियल आपको तैयार करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, IOCL जूनियर इंजीनियर वाली मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी हैं और कुछ लो लेवल के क्वेश्चन भी हैं, तो वो देख लेनी है। प्लेलिस्ट 12-13 वीडियो होंगे पूरे, अच्छी, मैं रोज़ आपको कहता हूँ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, अच्छी तरीके से मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो, तो एक एक चीज़ डिटेल में बताई है मैंने उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनमो इज यूज टू कन्वर्ट, डायनमो जो होता है वो क्या किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बताइए भाई, बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे
क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? मैकेनिकल एनर्जी, जो डायनामो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी है आपके पास, केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? तो इंजन जो होता है भाई, ठीक है, इंजन में क्या होती है भाई, इंजन जब आप चलाओगे पिस्टन सिलेंडर जो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूल जो आएगा, फ्यूल आएगा यहाँ पे, समझो, देखो मैं एक छोटा सा एक फिगर बनाता हूँ आपको, ये फ्यूल आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये फ्यूल है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जलेगा ये फ्यूल, तो फ्यूल की केमिकल एनर्जी होगी, ठीक है, केमिकल एनर्जी बनेगी ना, ये फूट एकदम से विस्फोट होगा इसके अंदर से, तो ये बैक यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा इस जगह पे, ठीक है, पिस्टन, तो पिस्टन यहाँ पे मूव करेगी पीछे की तरफ, तो फिर साइकिल क्या होगी यहाँ पे, इस तरीके से वो घूमेगी क्रैंक, और फिर एक दर से फिर दोबारा उसके बाद फिर से पिस्टन आगे आगे चलेगी। तो केमिकल होता है केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या होता है, इंजन, ठीक है, आईसी इंजन, आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट इज नॉट कॉमन बिटवीन द पेट्रोल एंड डीजल इंजन, मतलब पेट्रोल डीजल इंजन में कौन सा पार्ट कॉमन नहीं होता है, बताइए। एयर क्लीनर, एग्जॉस्ट साइलेंसर, बैटरी, फ्यूल इंजेक्टर, बताइए क्या नहीं होगा, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए, टाइम बहुत कम रह गया है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर होता है वो सीआई इंजन में होता है, ठीक है, और स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग ये होता है किसमें, एसआई इंजन में, ठीक है, एसआई इंजन का होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, सीआई होता है क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है, ऐसा इंजन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करते हैं, ये सीआई इंजन होता है कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करते हैं, ठीक है, इसकी इफिशिएंसी होती है 1 - 1/R⁻⁴ ठीक है, ये होती है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा, एयर ब्रेक आर यूज टू टिपिकली फॉर, वायु ब्रेक आमतौर पर के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो एयर ब्रेक होते हैं, एयर ब्रेक की बात कर रहे हैं, ठीक है, एयर ब्रेक यूज़ होते हैं वो कार में होते हैं, बाइक में होते हैं, ट्रक में होते हैं, फिर जीप में होते हैं, बताइए एयर ब्रेक क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सभी लोग सही से आंसर बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रक, ठीक है, ट्रक में होते हैं एयर ब्रेक यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कुछ वीडियो भी मैंने बनाए थे, एक स्पेशली वीडियो बनाया था मैंने इसका 1 टन रेफ्रिजरेशन का, अब प्लेलिस्ट देखिए ना, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है, क्या होता है, 620 किलो जूल पर मिनट, 420 किलो जूल पर मिनट, या फिर 210 किलो जूल पर मिनट, 21 किलो जूल पर मिनट, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको 1 टन रेफ्रिजरेशन के कुछ वैल्यू बता दूं, सारी वैल्यू आपको याद करना है, ठीक है। 1 टन रेफ्रिजरेशन, ठीक है, 1 टन रेफ्रिजरेशन है, इसकी वैल्यू जो मैं आपको बता दूं वो सब याद कर लें, देखो 232.6 किलो जूल पर मिनट होता है एक, ठीक है, एक होता है 3.5 किलोवाट, ठीक है, एक होता है 210 जो अभी ऑप्शन में था 210 किलो जूल पर मिनट, और एक होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो ये आपको पूरा लिख लेना है, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि 1 टन इजकल टू, तो आप बता सकते हो, आपको चार मैंने आपको ऑप्शन बता दिए और चारों को चारों उत्तर सही है, ठीक है, चारों वैल्यू पूछ ली जाती है। सबसे पहले जब एग्जामिनेशन होता था ना शुरुआत में, तो सबसे पहले ये पूछा जाता था, ये ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आता था 3.5, लेकिन अब आने लगा है 210, अब इसके बाद कुछ भी पूछ सकता है, 50 कैलोरी ये वाला आ सकता है, फिर उसके बाद ये भी आ सकता है, तो चारों में से कुछ भी आ सकता है, आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, इसका आंसर आप क्या बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, लाइव में मत बताना, कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी लोग सॉल्व करके। कह रहा है फॉर ए गिवन मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 100 गीगा पास्कल एंड पॉइजन रेशियो 0.25, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन GPa, ठीक है, क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। यूपीआरबीएनएल जेई में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंडियन ऑयल में भी बहुत बार पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बाकी आगे क्या करना है, आगे भाई देखो सभी लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको कि आप सभी लोग सपोर्ट करना है अब मुझे, ठीक है। आपको एमआरके मैकेनिकल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और बाकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करोगे, यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे। कैसे करोगे, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक। अब व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो गए हैं, ठीक है। 2 व्हाट्सअप ग्रुप में 200 व्हाट्सअप ग्रुप जो होता है उसमें 257 की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो 2 ग्रुप भर गए हैं, ठीक है, एमआरके के। तो व्हाट्सअप ग्रुप बेकार है, मतलब अब लिमिट ही नहीं है उसमें, तो क्या फ़ायदा है। तो मैंने क्या किया, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 2800 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। 2800 से भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो वहाँ पे आपको जुड़ना है। बाकी वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप बात भी कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। 2 हैं टेलीग्राम ग्रुप हैं, वो मे भी 2 हैं। आप एमआरके स्टडी को सर्च करना, उसके बाद आपको एक एमआरके मैकेनिकल का भी मिल जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें लिंक दे रखी होगी एमआरके मैकेनिकल, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना, एक पे अब तुम बात कर सकते हो, एक में आपको सिर्फ नोटिफिकेशन मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कुछ भी बात आपको कहनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कह देना, मैं उसका